रुद्र दरवाजे तक पहुंच चुका था। रुद्र की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दरवाजा खोलता है। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि कौन है गेट पर। रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने दुबली पतली सी तन्वी खड़ी थी, जो सफेद कुर्ती पहनी हुई थी और गर्दन में उसने काले रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसने अपने हाथों में पिंक कलर का बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था, जिसमें उसका सामान रखा था। पूरे 4 साल बाद रुद्र तन्वी को देख रहा था। वही रूप, वही रंग, वही श्रृंगार, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तन्वी भी रुद्र को देखते ही जा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने कॉलेज के पुराने दिनों में खो गए हों। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। कौन है बेटा, कौन आया इतनी रात को? रुद्र की माँ ने कहा। माँ, तन्वी आई है। जब रुद्र के दोस्तों ने सुना कि तन्वी आई है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। कौन तन्वी बेटा? माँ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, रुद्र की माँ ने कहा। अब तुम तन्वी को ताकते ही रहोगे या अंदर भी बुलाओगे? अनन्या ने कहा। अरे हाँ, बुला ही रहा हूँ, मैं भूल गया था। आओ तन्वी, आओ, रुद्र ने हकलाते हुए कहा। तन्वी घर के अंदर आती है। कैसी हो तन्वी? समीर ने कहा। ठीक हूँ। तुम इतनी रात में क्यों आई, दिन में क्यों नहीं आई? अनन्या ने पूछा। वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस मिस हो गई थी, फिर मैं भगत की कोठी से आई तो वहाँ लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, फिर स्टेशन से अकेले कैसे आई इतनी रात में? रुद्र की माँ ने पूछा। जब मैं गोंदिया स्टेशन उतरी तो वहां से मुझे ऑटो मिल गया, जिसने मुझे दास गांव तक छोड़ दिया। और फिर दास गांव से कैसे आई? दास गांव से बलमा टोला तक तो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना, आयशा ने कहा। दास गांव में खड़े खड़े मुझे बहुत देर हो गई थी, कोई ऑटो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। 8 बजे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी की बात को काटते हुए समीर ने कहा। फिर क्या तुम इतने दूर पैदल चल कर आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे मरना थोड़ी है इतनी दूर पैदल चलकर। फिर कैसे आई? अर्जुन ने पूछा। वो जब मैं दास गांव में खड़ी थी तो एक अंकल मुझे दिख गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने बताया कि मुझे बलमा टोला जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी वहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ यहाँ तक आ गई। क्या बात कर रही हो तुम? नाम क्या था उस आदमी का? आयशा ने कहा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा था। शायद यही नाम हो उसका। क्या बिरजू? बिरजू? सबने हैरानी के साथ कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका साया ले आई अपने साथ, आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? जिस बिरजू की तुम बात कर रही हो उसको 17 साल पहले उस औरत ने जलाकर मार दिया था, संतोष ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। तुम ये रुकना, मैं अभी आती हूँ। आयशा ने इतना कहा और वो रसोई घर की तरफ जाने लगी। आयशा रसोई घर में जाती है और 3-4 लाल खड़ी मिर्ची एक डब्बे में से निकालती है। वो राई के डिब्बे में से 7 दाने राई के और 7 छोटी छोटी नमक की डेली नमक के डिब्बे में से निकालती है और वापस से सब लोगों के पास हॉल में चली जाती है। तन्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। आयशा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंधे मिर्ची, राई और नमक से तन्वी की नजर उतारने लगती है। जब आयशा ने पहली बार नजर उतारी तो सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा क्या कर रही है। तन्वी ये देखकर पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। आयशा 7 बार अपना हाथ तन्वी के सिर के ऊपर से घुमाती है। जब 7 बार नजर उतार कर हो जाता है तो आयशा रसोई घर में जाती है और उस उतारे को गैस पर जला देती है। ये सब क्या था? अनन्या ने कहा। ये उतारा है, ऐसा नजर उतारने के लिए किया जाता है। कहा जाता है इससे बुरी शक्ति यदि आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई हो तो वो वापस चली जाती हैं। अर्जुन ने कहा। यार इस गांव में कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है, अनन्या ने कहा। जैसे ही ये बात अनन्या ने कही, आयशा रसोई घर में से आ जाती है और ये बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा? अंधविश्वास? तुम्हें ये अंधविश्वास लग रहा है? तो जाकर देखो रसोई घर में।
तुम्हें ही पता होगा कि मिर्ची और राई जलने पर खेव आती है, और इसमें से एक भी खेव क्यों नहीं आई? आयशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब पता नहीं ये कौन सी बला लेकर आई है ये लड़की। वैसे तन्वी बेटा, तुम हमें कॉल भी तो कर सकती थी, हम भेज देते किसी को तुम्हें लेने के लिए, रुद्र की माँ ने कहा। वो आंटी जी, मैं जब भी ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। इसी वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी दास गांव में खत्म हो गई और वहां मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं मिला जहां पर मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी। कोई सी भी दुकान नहीं खुली थी। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से अब याद रखना, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में क्या क्या होता है। चलो अब तुम थक गई होगी, आराम कर लो। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र की माँ के जाने के बाद आयशा, स्वाति और संतोष भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीयूष ने मामले की गंभीरता को बदलते हुए कहा, तुम तो जरा भी नहीं बदली तन्वी, पूरी वैसी की वैसी दिखती हो जैसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। वही सूट, गले में वही स्कार्फ पहनने का तरीका, कैसे बदलती मैं? वक्त और हालातों ने मुझे बदलने ही नहीं दिया। वैसे भी ये रिश्ते थोड़ी हैं जो पल भर में बदल जाते हैं। तन्वी की बात सुनकर समीर समझ जाता है ये तंज रुद्र के लिए कहा गया है। बात को बदलकर समीर कहता है, वैसे एक बात बताओ तन्वी, तुम ये स्कार्फ हमेशा अपने गले में क्यों पहने रखती हो? कॉलेज के दिन में, यहाँ तक कि अपने फेयरवेल के दिन भी तुमने ये पहन रखा था, आखिर क्या राज है इसका? तन्वी ने अपने गले में पहने हुए स्कार्फ को हाथ लगाया और उसे ठीक करते हुए कहा, बस आदत है बचपन से और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ी इंसानों की तरह अपनी पसंद बदलती नहीं रहती हूँ। बस एक बार जिसे अपना लिया तो अपना लिया, और एक बार जिसे ठुकरा दिया तो बस ठुकरा दिया। हाँ सही कहा, कोई प्यार के लिए अपना सब कुछ ठुकरा देता है और कोई दुनिया के लिए अपने प्यार को ठुकरा देता है। रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे यदि तुम दोनों को एक दूसरे को ताने ही देने थे और झगड़ा ही करना था तो मोबाइल पर भी कर सकते थे, क्यों मिलने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने कहा, वो किसी का कोई सामान मेरे पास छूट गया था कई सालों से, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? पीयूष ने पूछा। मैं रायपुर में अदानी पावर प्लांट है ना, वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। यार तेरा और रुद्र का बढ़िया है, दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बने हो और उसी फील्ड में काम कर रहे हो। हमारी तरह नहीं कोई फोटोग्राफर, कोई राइटर, तो कोई मॉडल और कोई पीयूष की तरह नल्ला, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुझे याद है जब हम सबका लास्ट ईयर चल रहा था तो मेरा और तेरा मेजर प्रोजेक्ट का एक ही ग्रुप था और ये मोटे पीयूष और अर्जुन का एक अलग ग्रुप था। ये दोनों वो पुराने भोपाल की सिटी की गलियों में अपना मेजर प्रोजेक्ट खरीद कर लाए थे और पकड़े गए थे। एचओडी सर ने झट से पकड़ लिया था। वो भी क्या दिन थे ना यार, याद है एचओडी सर ने सबसे ज्यादा तेरी और रुद्र की तारीफ की थी। तुम दोनों का ही प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था। क्या था वो? हाँ, ऐसी कार जिसमें सेफ्टी फीचर था, यदि कार गलती से पानी में डूब जाए तो अपने आप ऊपर आ जाए, और शराब पीकर अगर कोई ड्राइव करना चाहे तो दरवाजा ही ना खुले, और स्पीड कंट्रोलर भी था ना उसमें। वैसे तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था, जरा बताना मुझे, मैं भूल गई। छोड़ना ना नया पुरानी बातों को, याद करने से थोड़ी लौट कर वापस आने वाली हैं, बस दर्द ही देने वाली हैं। इसलिए बेहतर यही है उन यादों को बस यादों में ही बसे लोगों को ही भुला दिया जाए, तन्वी ने कहा। रुद्र ने बात को बदलते हुए कहा, अब बातें हो गई तो हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए, बाकी बातें सुबह भी तो हो सकती हैं। अनन्या, तुम और तन्वी ऊपर वाले रूम में चले जाओ सोने। ऊपर वाले कमरे में क्यों? अभी कुछ समय पहले तो हम सब साथ में सो रहे थे ना। तुमने ही तो कहा था कि बहुत दिनों बाद मिले तो बातें भी हो जाएंगी। क्यों, तुम्हें तन्वी से बात नहीं करनी क्या? जब मेरे पास वक्त था तब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, और वैसे भी अब बात करने का वक्त निकल चुका है, रुद्र ने कहा। पर तन्वी रुद्र की बातों का कुछ जवाब नहीं देती। यार तुम दोनों की बातें ना मेरी कभी समझ में नहीं आएंगी। दोनों एक जैसे ही हो, जिद्दी, पर क्या करूं, वो तो मेरे दोस्त ही, दोनों को छोड़ भी नहीं सकती, अनन्या ने कहा। रुद्र सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और कहता है, चलो अनन्या, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। रुद्र के पीछे पीछे अनन्या जाने लगती है। समीर और अर्जुन वापस से अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। तन्वी भी अनन्या के पीछे जाने ही वाली थी कि तभी पीयूष तन्वी को रोकता है और कहता है, रुको तन्वी जरा। पीयूष की बात सुनकर तन्वी रुक जाती है। तन्वी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना पीयूष। पीयूष घबराते हुए कहता है, वो जब तुम दास गांव से यहाँ पर आ रही थी और जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वो तो मैं नहीं देख पाई, उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा हुआ था और ऊपर से अंधेरा इतना था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं। तन्वी अपना बैग उठाती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वो एक दो ही सीढ़ियां चली थी कि तभी वो वापस पीछे मुड़ती है और कहती, पीयूष 2 मिनट, याद आया। तन्वी की आवाज सुनकर पीयूष पीछे पलट कर देखता है और कहता है, क्या? वो मैंने उन अंकल का हाथ देखा था, वो जला हुआ था। ये सुनकर पीयूष को सांप सूंघ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। पीयूष को चुप देखकर तन्वी पीयूष से पूछती है, क्या हुआ पीयूष, तुम एकदम चुप क्यों हो गए?
पीयूष थोड़ी देर रुककर कहता है, कुछ नहीं। सभी लोग सो रहे थे और भोर के 5 बजने वाले थे। तभी अर्जुन की नींद खुलती है और वो बिना किसी को उठाए हवेली के बाहर गार्डन में चला जाता है। वातावरण में मधुर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और कोयल के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को अत्यंत आनंदित कर रही थीं। आसमान में चिड़ियों के कई झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सूर्योदय का समय हो गया था और सूर्य का ऊपरी रंग क्षितिज पर दिखाई देने लग गया था। केसरी रंग सूरज पूर्व दिशा से आसमान में निकलने वाला था। ये दृश्य बहुत मनोहर लग रहा था। उगते सूरज की किरणें नीले आसमान में फैलने लगी थीं। लंबे लंबे हरे पेड़ों से छनती हुई प्रातःकालीन सूर्य की किरणें धरती के चरण स्पर्श कर रही थीं। अर्जुन को ये दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज से पहले उसने प्रकृति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो देखता भी कैसे? शहर की चकाचौंध ने तो प्रकृति के रूप को निगल ही लिया है। अर्जुन जब हवेली में से बाहर निकला तो उसने देखा कि राम काका उठ गए थे और वो गार्डन में झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही 5:30 बजे अर्जुन को एक शंखनाद की आवाज सुनाई देने लगी। उस शंखनाद की गूंज काफी लंबी थी, जो करीब 5 मिनट तक वातावरण में गूंज रही थी। अर्जुन के समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह शंखनाद की गूंज कहां से आ रही थी। अर्जुन राम काका के पास जाता है और पूछता है, राम काका, ये शंखनाद की गूंज कहां से आ रही है? राम काका झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, बेटा, कल तुमने मेघनाथ मंदिर देखा था ना, वहीं से आ रही है। वो जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। हाँ बेटा, वही, उसी मंदिर से आ रही है। पूजा करने का समय हो गया है ना। तुम्हें पता है, हमारे पूर्वजों ने समय को जानने के लिए उसे प्रहरों में बांटा था। एक दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं। वहीं औसतन एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इन प्रहरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के होते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल ये दिन के प्रहर होते हैं और प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा काल रात के प्रहर होते हैं। मंदिर में पूरे 5 प्रहर पूजा होती है। एक सूर्योदय में लगभग सुबह 6 बजे पूर्वाह्न, एक 10 बजे मध्याह्न, एक शाम 5 बजे सायकाल, 8 बजे प्रदोष और 11 बजे त्रियामा। अच्छा, पर वो मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है ना, फिर भी शंखनाद की आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? यही तो चमत्कार है उस ऊपर वाले का, जो हो नहीं सकता वो भी करके दिखाता है। वैसे राम काका, आपने कहा था कि उस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। क्या आप मुझे वो कहानी बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर? आजकल के बच्चे तो वैसे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। वो काका, मैं ना एक रिसर्च कर रहा हूँ इन धार्मिक चीजों पर, इसलिए मुझे जरूरत है, प्लीज बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम मेरी बातों पर पूरा विश्वास करोगे, इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं वादा करता हूँ काका, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राम काका की झाड़ू लग गई थी। उन्होंने वो झाड़ू जमीन पर रखी और बाल्टी में रखे पानी से अपने हाथ धोने लग गए। हाथ धोने के बाद जमीन पर बैठते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, बैठो यहाँ। अर्जुन राम काका के बगल में बैठ जाता है। कहते हैं आज से कई शताब्दी पूर्व एक गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग भी खुश थे और लोगों के साथ गांव के पशु पक्षी भी। भरपूर पानी, भरपूर अनाज, सब कुछ था। गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर कोई आनंद की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कहते हैं एक बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात के करीब 8 बजे उस गांव में कहीं से एक बूढ़े बाबा आए, जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनकी सफेद रंग की दाढ़ी थी और लंबे से बाल थे। वो फकीर थे
जो दुनिया भर का सफर करते थे और जहां जगह मिले वहीं पर सो जाते थे। समस्त संसार का चक्कर लगाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके हाथों में एक काला बर्तन था जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। उस रात काफी बारिश हो रही थी। वो बाबा उस गांव में आए। गांव में बरसों से एक प्रथा थी कि 8 बजे तक सब गांव वाले सो जाते थे और यदि कोई जाग भी रहा हो तो 8 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। उनका मानना था कि 8 बजे के बाद प्रेत आत्माएं दरवाजा खटखटाती हैं और आवाजें लगाती हैं। यदि उन्होंने दरवाजा खोला तो वो उनके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। वो बाबा उस गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। वो बाबा दूसरे घर पर गए। फिर उन्होंने कहा, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा एक एक करके गांव के प्रत्येक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उन बाबा को भूख लगी थी, इसलिए वो प्रत्येक घर प्रत्येक भिक्षा मांग रहे थे, पर डर के मारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने उन बाबा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। उसी दिन से गांव की कायनात पलट गई। कुछ महीने बाद ही गांव की पूरी फसलें सूख गईं और गांव में सूखा पड़ गया। 3 साल हो गए थे। गांव में सूखा पड़े पर गांव वालों ने बारिश का मुंह तक नहीं देखा था। सबका ये मानना था कि उस फकीर बाबा का गांव को श्राप लगा है। वो उस रात उन्हें भोजन नहीं करा पाए, ये सब उसी का फल था। सूखा पड़ने के कारण गांव वालों के पास ज्यादा खाने के लिए अनाज नहीं था, ना ही पानी था। इस वजह से गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह खाना बनाते थे और मिल बांट कर खाते थे। गांव में करीब 90-95 लोग रहते थे। गांव वाले प्रत्येक दिन गिनती का खाना बनाते थे। एक रोज जब पूरा भोजन बढ़ चुका था और सबको सभी के हिस्से का खाना मिल गया था तो वो फकीर बाबा फिर से आए और उनके सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपना काला बर्तन अपने सामने रखा और बैठे बैठे कहा, भिक्षाम देवी। गांव वाले सोचने लगे अब क्या करें, सारा भोजन तो बढ़ चुका है और नया भोजन भी नहीं बना सकते। उन सभी लोगों ने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोग मिलकर अपने हिस्से का एक एक घास उस बाबा के कटोरे में डालेंगे जब तक वो भर नहीं जाता। कुछ लोग बाबा के पास गए और अपनी थाली में का एक एक घास उनके कटोरे में डालने लगे। हैरानी तो इस बात की थी कि बाबा का कटोरा बहुत छोटा था। 10 लोगों के भोजन देने से भर जाना चाहिए था, पर फिर भी वो नहीं भरा था। फिर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनके पास गया और अपनी थाली में के भोजन का एक घास उसमें डालने लग गया। जब सभी लोगों ने अपने हिस्से का भोजन उसमें डाल दिया तो वो बर्तन भर गया। उन बाबा ने सभी लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। गांव में बहुत कम पानी था और वो भी बढ़ चुका था। इसका भी यही फैसला हुआ कि 3-4 लोग मिलकर बाबा को अपने हिस्से का आधा पानी देंगे। 3-4 लोग आगे बढ़े और उन्होंने बाबा के बर्तन में पानी डाला, पर फिर सबको हैरानी हुई कि बाबा का बर्तन वो भी नहीं भरा। फिर सब लोग बारी बारी आगे बढ़े और अपने हिस्से का आधा पानी बाबा के बर्तन में डालने लगे। जब सभी लोगों ने बाबा के बर्तन में पानी डाल दिया तो बर्तन भर गया। गांव वालों की एकता देखकर वो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वो गांव के एक मैदान में गए और उन्होंने अपनी झोली में से एक बीज निकाला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और वो बीज उसमें गड़ा दिया। उनके काले बर्तन में जितना पानी था सब उन्होंने उस बीज पर चढ़ा दिया और वो बाबा वहां से चले गए। गांव वालों ने उन बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। बाबा के जाने के बाद उसी रात गांव में 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि बादल फट गए। गांव वालों का मानना था कि फकीर के वेश में वो स्वयं भगवान उनके गांव आए थे। जिस रात बारिश हुई उसी रात पहाड़ी की चोटी पर स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ। स्वयंभू मंदिर अर्थात वो मंदिर जो अपने आप प्रकट होते हैं। गांव वाले वो मंदिर देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। जब गांव वाले उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस मंदिर के अंदर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग था जो चमक रहा था। गांव वालों के अनुसार बाबा के उस बीज को लगाने से बारिश हुई थी, इसलिए उस गांव का नाम मेघ रख दिया गया और वो पहाड़ी वाला मंदिर मेघ गांव के पास था और भोलेनाथ का मंदिर था, इसलिए उसे
मेघनाथ नाम से संबोधित किया जाने लगा। वो बीज जो उस फकीर ने लगाया था, गांव वाले हर रोज उस पर पानी डालने लगे और कुछ सालों बाद उस बीज ने पेड़ का रूप ले लिया और वो बरगद के पेड़ में तब्दील हो गया, जो मेघ गांव के स्कूल में लगा था। वैसे तो एक बरगद के पेड़ का जीवन काल 309 साल का होता है और पीपल के पेड़ का 2500 साल, पर शायद यही उनका चमत्कार था कि वो बरगद का पेड़ हमेशा रहा और मेघ गांव को हरा भरा रखा। राम काका अर्जुन को मेघनाथ मंदिर की पौराणिक कथा सुना ही रहे थे कि तभी अर्जुन ने राम काका के दाएं हाथ पर एक हरे रंग का निशान देखा। वो निशान काफी पुराना दिख रहा था। वो निशान त्रिभुज की तरह था। वो निशान देखकर अर्जुन ने पूछा, काका आपके हाथ पर ये निशान कैसा? बेटा ये निशान तो बंधुआ मजदूरी का है। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, है ना? और इसके लिए तो कानून भी बना है और कानून के मुताबिक किसी से भी बंधुआ मजदूरी कराना अपराध है। हाँ बेटा, पर कानून तो बना है, पर वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही लागू होता है, हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव के तो खुद के नियम और कानून होते हैं। जो बड़े लोगों ने कह दिया वो हमारे लिए कानून है। वैसे आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काका ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है। मेरे सारे पूर्वज यहाँ पर बंधुआ मजदूर थे। यहाँ तक कि मेरी बहू और उसकी बच्ची लाली भी बंधुआ मजदूर है। क्या कहा? आपकी बहू भी है? हाँ। अभी कहाँ है वो इस वक्त? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने मायके गई है। कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अच्छा, और आपका लड़का? मेरा लड़का? काका ने हंसते हुए कहा, हाँ आपका लड़का, वो कहाँ है अभी? वो तो भगवान के पास है अभी। अर्जुन ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जानकर बड़ा दुख हुआ। वैसे कैसे हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या कहा? मारा गया था? किसने मारा था उसे? उस औरत की आत्मा ने। क्या कहा? उस औरत की आत्मा ने? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ उस औरत की आत्मा ने, क्योंकि जिन लोगों ने उसे उस दिन जलाया था उसमें से एक मेरा बेटा भी था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल, और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो।